आपने वर्ग का परिमाप या वर्ग पढ़ा होता है, आयत पढ़ा होता है, वृत्त पढ़ा होता है, समचतुर्भुज सुना होता है, पढ़ा होता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है नहीं पढ़ा होता। परिमाप कैसे निकाला जाता है, विकर्ण कैसे करके निकाले जाते हैं, इन पर आपने बहुत ही कम फोकस किया होगा या आपको बहुत कम पढ़ने की इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन ये टॉपिक क्योंकि हमारा डीएलएड 4th सेमेस्टर और यूपी टेट सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सभी साथी अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि आपको साथ साथ में नोट करते हुए भी चलना है। तो बिल्कुल जल्दी से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। सभी साथी जल्दी से हमारे साथ लाइव आ जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, बहुत शानदार क्लास होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समचतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाएं समान हो, यानी कि चारों भुजाएं कैसी हो, समान लंबाई की हो, समचतुर्भुज कहलाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होगा हमने वर्ग पढ़ा था, याद है? वर्ग में भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन तो फिर वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। प्यारे साथियों, हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा था कि वर्ग में सभी कोण यानी कि चारों के चारों कोण कितने कितने अंश के होते हैं। आप कहेंगे सर 90 अंश के चारों कोण थे हमारे। बात समझ में आ रही? यानी प्रत्येक कोण 90 अंश का था। प्यारे साथियों, इसमें भी भुजाएं चारों बराबर हैं, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर हैं। इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। इतनी बात आपको समझने की आवश्यकता है। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? इन दोनों में क्या अंतर आपको समझ में आ गया? वर्ग में क्या होता था या वर्ग में क्या होता है, सभी कोण यानी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का नहीं होता है। चारों भुजाएं तो बराबर। देखो पहली प्रॉपर्टी यहां से क्या बनेगी, बहुत प्यारे प्यारे यहां पर हम पॉइंट लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें क्या होगा, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, पहला पॉइंट क्या बनेगा, नोट करते हुए चलिएगा फटाफट साथ साथ में प्यारे साथियों। चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं या समान लंबाई की होती हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही होगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे साथियों क्या बनेगा, देखिए पहला पॉइंट समझ में आ गया, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, इसमें बराबर होती हैं। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसमें विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी विपरीत बोल सकते हैं या फिर सम्मुख कोण बोल सकते हैं। विपरीत कोण या फिर सम्मुख कोण, बात एक ही है। विपरीत का मतलब इसके सामने का कोण ये बनेगा या इसके विपरीत कोण ये वाला बनेगा और इसके विपरीत कोण ये बनेगा, यानी ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। विपरीत कोण ये एक दूसरे के विपरीत कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि विपरीत लिख लीजिए, फटाफट लिखिएगा साथ साथ में। विपरीत कोण कैसे होते, समान होते हैं या फिर बराबर होते हैं। विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। नोट करते चलिएगा फटाफट। इतनी बात सभी साथियों को समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही? अब देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसके जो विकर्ण हैं, देखो एक विकर्ण तो ये बनेगा ऐसे करके, एक विकर्ण ये बनेगा और दूसरा विकर्ण आपका ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? जो विकर्ण है ध्यान समझिएगा, इसके विकर्ण नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समद्विभाजित करते हैं। इसका क्या मतलब है आपको अभी समझ में आएगा, इसका क्या मतलब है आपको अभी समझ में आएगा। देखो एक दूसरे को, दो विकर्ण है, एक विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण ये, एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। मतलब ये एक विकर्ण है, यहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, मान लीजिए कोई ओ पॉइंट है मान लीजिए, अच्छा मैं इसको ए, एक शीर्ष ए है, दूसरा बी,
तीसरा सी और चौथा डी, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण इसमें कौन कौन सा है? एक तो विकर्ण हमारे पास कौन सा, मैं यहां लिख रहा हूं विकर्ण कौन कौन से हमारे पास, ध्यान समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए विकर्ण कौन सा है इसमें, एक विकर्ण है हमारे पास AC और दूसरा विकर्ण कौन सा है BD। ठीक है, विकर्ण एक हमारे पास AC है, दूसरा हमारे पास BD है। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 अंश पर। 90 अंश पर काटने का मतलब, समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटना, मतलब क्या है, ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये कोण भी 90 अंश का होगा और ये कोण भी कितने का होगा, 90 अंश का। बात समझ में आ रही? मतलब यहां से लेकर यहां तक ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये कोण भी कितने का होगा, 90 अंश का। ये समझ में आ गई, 90 अंश पर काटते हैं। दूसरी बात, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में बांटता है। मतलब क्या, मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर यहां तक AO इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि O बिंदु आपका यहां पर A से लेकर O तक, जितना A से लेकर O तक की जो लंबाई होगी उतनी ही लंबाई O से लेकर C तक या C से लेकर O तक की होगी। बात समझ में आ रही है? मतलब AO बराबर OC लिख दो या CO लिख दो, बात एक ही है। OC लिख दो या CO लिख दो, मतलब ये जो विकर्ण यहां से लेकर यहां तक ये बन रहा है, इतनी लंबाई और इसकी लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। दूसरा, ये लंबाई भी तो बराबर होगी, यहां से लेकर यहां तक जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई यहां से लेकर यहां तक, मतलब DO बराबर BO। ठीक है, चाहे कैसे लिख लो, DO बराबर OB लिख लो, चाहे कैसे भी। ये बात समझ में आ गई? मतलब एक तो हमारा 90 अंश पे काट रहे हैं दोनों विकर्ण, वो बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि विकर्ण समान दो भागों में बांट रहे हैं एक दूसरे को। इतनी बात क्लियर है, सभी को समझ में आ रही है? यहां तक बहुत प्यारा पॉइंट है, यहां से डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं, भूल मत जाना, हर एक बात को समझते हुए चलना है। बात क्लियर यहां तक? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। इतनी बात सभी साथियों के लिए क्लियर हो रही होगी। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाए, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन लिखूं, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, निम्न में से, इसको नोट कर लीजिएगा, निम्न में से किसके विकर्ण किसके विकर्ण 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं या 90 अंश पर काटते हैं, ऐसे लिख लो। समद्विभाजित भी बोल सकते हैं, 90 अंश पर काटते हैं। मैंने बोला आपके पास पहला ऑप्शन है वर्ग, दूसरा ऑप्शन है आपके पास आयत, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने समचतुर्भुज। आपको आंसर फटाफट देना है इसका, समचतुर्भुज। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने, चौथा ऑप्शन है आपके सामने वर्ग तथा समचतुर्भुज दोनों। वर्ग तथा समचतुर्भुज दोनों। अब बताओ, देखो कितना प्यारा सवाल है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ सभी मेरे प्यारे साथी इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए पिछली क्लास में हमने बताया था आपको वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और समचतुर्भुज को अभी हमने जाना है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ठीक है, चतुर्भुज की बात करेंगे तो दो चतुर्भुज ऐसे हैं जिसमें एक तो वर्ग और दूसरा समचतुर्भुज। ये दोनों चतुर्भुज ऐसे हैं जिनके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और समान दो भागों में बांटते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि
विपरीत कोण किस में बराबर होते हैं? तो विपरीत कोण किस में बराबर होंगे? आपके समचतुर्भुज में विपरीत कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इतनी बात जल्दी से नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सभी साथी नोट कर लीजिए। हाँ भाई, जल्दी से सभी महारथी नोट कर लीजिए। हाँ भाई, जल्दी से सभी साथी नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं। वैसे तो और भी बहुत कुछ है इसमें समझने को, लेकिन आपके हिसाब से, आपके जो एग्जाम के हिसाब से इतने ही आप यहाँ पर समझ लीजिए। पहली बात तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विपरीत कोण बराबर, यानी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ठीक है, जल्दी से नोट करो फटाफट से। हाँ भाई, अगर पढ़ने मजा आ रहा तो लाइक जल्दी से करिए सभी साथी, थम्स अप कर दीजिए। अगर पढ़ने मजा आ रहा तो एक बार लाइक ठोको सभी साथी जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, नोट कर ली, जल्दी से बताओ। सभी ने नोट कर लिया? हाँ भाई। ठीक है, एक पॉइंट और यहां पर लिख लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जल्दी से नोट करिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भूल थोड़ा सा मिस हो गया, लिख लो इसको फटाफट जल्दी से। विकर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है। विकर्ण शीर्ष को या शीर्ष कोण बोल सकते हैं, शीर्ष कोण को समद्विभाजित लिखो फटाफट से, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है? शीर्ष कोण, देखो एक शीर्ष कोण ये हो गया, यहां से लेकर यहां तक हो गया, दूसरा यहां से लेकर यहां तक। शीर्ष, शीर्ष का मतलब ये शीर्ष कहलाएंगे, 1 2 3 4। तो एक कोण ये, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये, चौथा कोण ये। इसका मतलब क्या? विकर्ण जो है शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं, या शीर्ष कोणों को बोल सकते हैं, शीर्ष कोणों को। मतलब क्या है? देखो एक तो हमारे पास शीर्ष, समद्विभाजित का मतलब ये विकर्ण हमारे सामने, ये विकर्ण है ऐसे करके, तो ये शीर्ष है, ये हमारा क्या, ये शीर्ष है, यहाँ पर ये शीर्ष है। तो ये वाला कोण है बड़ा, ये कोण बड़ा कोण दिखाई दे रहा है आपको। तो इस कोण को दो भागों में समद्विभाजित का मतलब है, यहाँ पर अगर मैं इसको समझूं तो पूरा कोण हमारे पास, यानी इतना कोण ये और इतना कोण ये दोनों कैसे होंगे आपस में? बराबर। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बराबर। मतलब क्या? ये विकर्ण है हमारे सामने, ये विकर्ण है जो कोण को समान दो भागों में बांट जा रहे हैं। मतलब इतना 30 होगा तो ये 30 होगा, ये 40 होगा तो ये 40 होगा, ये 50 होगा तो ये 50 होगा, ये 52 होगा तो ये 52 अंश होगा। ऐसे ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से किसके जो विकर्ण शीर्ष को समद्विभाजित करते हैं, तो आपको इस तरह से ऑप्शन दे रखे हो सकते हैं। चलो, बात सबको समझ में आ रही है? बताओ, अब आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अब देखो, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं इसके फॉर्मूले देखूंगा। ध्यान रखिएगा प्यारे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं। हर एक सवाल, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, हर एक जो फॉर्मूला लिखा रहा हूं उसको समझते हुए चलेंगे। देखिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा। पहले मैं एक बार समचतुर्भुज बना लूं। ये समचतुर्भुज है, इसमें ए और ये कोई विकर्ण है, इसको मैंने D1 बोल दिया। ये दूसरा विकर्ण है, सॉरी ये क्या हुआ, एक सेकेंड, दूसरा विकर्ण आपका ये है, तो मैंने एक विकर्ण ये D1 बोल दिया, इसको D2 बोल दिया। बात समझ में आ रही? चलो अब देखो यहां पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे करके निकाला जाता है प्यारे साथियों? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और D1 और D2 क्या यहाँ पर? विकर्ण। मतलब अगर आपसे प्रश्न में दे रखा है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है कि एक विकर्ण इतनी लंबाई है, दूसरा विकर्ण इतनी लंबाई का है, क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकर्ण से ही क्षेत्रफल बनता है आपका इसमें, तो D1 इंटू D2 का आधा। दूसरा ध्यान समझिएगा, समचतुर्भुज
का परिमाप। तो परिमाप में क्या होता है, ये तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि चारों भुजाओं की लंबाई का योग, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों को जोड़ोगे 4a, और यही वर्ग का परिमाप होता है, याद है, यही वर्ग का परिमाप, यही इसका परिमाप होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। ये हमारा क्या, विकर्ण, यानी विकर्ण और भुजा के बीच में संबंध, ये रट लेना, बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए ऐसे के ऐसे ही, बल्कि तीनों के तीनों आपको आने चाहिए, ठीक है, बस इतना आपको पढ़ना है। ये एक्चुअल में क्या है, ये देखो भुजा है और ये विकर्ण है, तो भुजा और विकर्ण के बीच में संबंध। कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैंने बोला कि दोनों विकर्ण की लंबाई दे रखी सवाल में, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण इतना है, दूसरा विकर्ण दे रखा है इतना, तो भाई भुजा निकालो, तो विकर्ण की लंबाई यहां पर रखोगे, वर्ग करोगे और फिर यहां से भुजा निकल आएगी। या मान लीजिए मैंने समचतुर्भुज की भुजा दे दी आपको और इनमें से कोई एक विकर्ण दे दिया और दूसरा पूछ लिया, तो भी क्या होगा, इसमें भुजा रखोगे, एक विकर्ण रख दोगे और दूसरे विकर्ण की लंबाई निकाल लोगे। मतलब क्या है, कई बार हमें इस फॉर्मूले का मतलब क्या हो, सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। सवाल का मतलब ये है कि जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिएगा। ये जो है ना, इन दोनों के बीच की कड़ी है, कड़ी कैसे करके है, जब हम सवालों को करेंगे ना तो वहां पर क्या होगा, इन तीनों में से कई बार दो ही वैल्यू आपको दे रखी होगी और तीसरे की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण दे रखे हैं और आपसे पूछा गया परिमाप, और परिमाप तो प्यारे साथियों केवल भुजा से निकल सकता है, यानी कि अगर विकर्ण सवाल में दे रखे हैं तो पहले विकर्ण की सहायता से पहले भुजा निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है, भुजा निकालनी पड़ेगी, फिर हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। बात क्लियर है ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब परेशान ना हो, पहले आप इनको नोट कर लो, बस तीन ही आपको याद रखने हैं। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुणे d1 इंटू d2, और परिमाप कैसे निकलेगा, 4a। इसके बाद आपका भुजा और विकर्ण में संबंध क्या होता है, 4a² होता है, ध्यान रखिएगा, 4a² बराबर d1² प्लस d2²। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हाँ भाई, इतना आप सभी साथियों नोट कर लिया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको याद होगा प्यारे साथियों, पिछली क्लास में कुछ याद है, भूल मत जाना, पिछली क्लास में हमने प्रश्न नंबर 10 तक कर लिया था, क्योंकि चतुर्भुज हम पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज में वर्ग और आयत पढ़ चुके हैं, तो वर्ग और आयत में हमने पिछली क्लास में 10 सवाल किए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो आज सवाल है सभी के सभी सवाल चतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज पर आधारित हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या बोला गया कि d1 यानी कि पहला विकर्ण दे रखा है 16 सेंटीमीटर लंबाई का, और दूसरा विकर्ण यानी कि विकर्ण दे रखे हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण है 12 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया। तो मेरे प्यारे से महारथियों, बहुत प्यार से समझते हुए चलेंगे, चिंता ना करो, हर एक सवाल को समझते हुए चलेंगे। और यकीन मानो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन आज की क्लास के बाद ये टॉपिक आपको बहुत आसान नजर आएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे से महारथियों क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, याद होगा, 1/2 गुणे d1 इंटू d2, याद है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो यार, बस आसानी से। 1/2 d1 कितना है 16 सेंटीमीटर और d2 कितना है 12 सेंटीमीटर, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96। और आपको पता है कि क्षेत्रफल हमारा वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो विकर्ण है वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं। बात क्लियर है, बेहद आसान सवाल है, जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से सभी साथी नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कई बार डायरेक्ट सवाल इस तरह का पूछ लेते हैं, जल्दी से नोट करो फटाफट से। तो कुछ साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चला करिए, क्योंकि अभी आप इसको नहीं समझ सकते
जब आपका एग्जाम निकट होता है ना, जब आपका एग्जाम पास में होता है तो उस समय आपको लगता है कि काश हमारे पास नोट्स बने होते तो रिवीजन में सहायता मिल जाती। क्योंकि प्यारे साथी, जो आपके पास छोटे छोटे गेस्ट पेपर होते हैं ना, डीएलएड जो पवन का, राजन का या और किसी प्रकाशन का, तो उसमें आपके टॉपिक वाइज प्रश्न नहीं दे रखे होते हैं। तो कई बार आपको लगता है कि यार टॉपिक वाइज प्रश्न मेरे पास हो, तो उससे क्या होता है ना, आपको हेल्प मिलती है हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करने में। चलिए तो अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अब समझते हुए चलिएगा। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपका क्यू पॉइंट होंगी। बस देखो होता क्या है, बहुत प्यारी सी बात है, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन किताबों में समझ में नहीं आता। तो समझ आपको नहीं आता, यानी समझाने के लिए आपको एक किसी इंसान की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग टीचर कहते हैं, ठीक, एजुकेटर कहते हैं। और एजुकेटर आपको क्या समझाता है? बेहद आसान चीज़ है, जो लिखा होता है उसको अपनी बातों, अपने जो लैंग्वेज, अपनी भाषा में समझाता है, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती। यानी कि मुद्दा ये है कि आप अगर क्लास ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन हुआ या कोचिंग कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो यानी कि टीचर को सुनने जाते हैं। अगर आप टीचर को सुनने जाते हैं तो यानी कि इतनी सी बात समझ में आ रही है कि हमारे शब्दों का ही महत्व है। शब्द, जो सेंटेंस शब्द बोले जा रहे हैं, जो बातें आपसे कही जा रही हैं, उन्हीं का ही तो महत्व है। तभी मैं कहता हूं कि हर एक बात को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चला करिए, क्योंकि आप अगर हमें सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें मेरे प्यारे से महारथियों, तो 12 में क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा का वर्ग कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखो बेहद आसान, बेहद आसान। समचतुर्भुज का विकर्ण यानी कि D1, एक तो D1 दे रखा है 8 सेंटीमीटर और D2 दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं भुजा का वर्ग कितने वर्ग सेंटीमीटर है, कह रहे हैं भुजा का वर्ग कितने वर्ग सेंटीमीटर। देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो इसमें भुजा की बात हो रही है और विकर्ण दोनों दे रखे हैं, तो मैंने कहा विकर्ण दे रखे हैं, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 4a² बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये आप रट लो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, रट लेना अच्छे तरीके से। 4a स्क्वायर भुजा स्क्वायर, अच्छा D1 कितना यहाँ पर 8 का स्क्वायर, D1 कितना 8 का स्क्वायर और D2 कितना 6 का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों कितना होगा 64 और प्लस 6 छंग कितना 36, 4a स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ रही। 36 और 64 आपका होता है 100, 4a स्क्वायर, ये 4 से कैंसिल कर दो 25 आ जाएगा। क्या प्यारे साथियों हमसे a स्क्वायर नहीं पूछा गया, ये a स्क्वायर बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या नहीं होगा। कैसे करके, देखो बेहद आसान सी बात कह रहा है, जो भुजा है ना उसका वर्ग बताओ, तो भुजा है उसी का तो वर्ग निकाला गया हमने। अगर आपसे भुजा पूछी होती अगर आपसे भुजा पूछी होती तो प्यारे साथियों a बराबर निकालते तो रूट में 25 आता या नहीं आता, स्क्वायर लगाए उधर जाके रूट में चेंज होता तो 5 सेंटीमीटर आंसर होता। बात समझ में आ रही है। लेकिन हमसे भुजा का वर्ग पूछा गया, यानी a स्क्वायर पूछा गया, तो कितना हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैंने कुछ नहीं किया मेरे प्यारे से महारथियों, इस सवाल में बस वैल्यू जो दे रखी ना विकर्ण की, मैंने पुट कर दिया। किसमें रख दिया, मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, किसमें संबंध पढ़ा है मैंने भुजा में और विकर्ण में, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। बात समझ आ रही है। D1 स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर आपका D2 कितना है 6, 6 का स्क्वायर 64, ये 100 हो गया, 4 से काटा 25 हो गया, a स्क्वायर बराबर 25। तो a स्क्वायर हमसे पूछा गया था, इसका आंसर कितना होगा 25। अगर भुजा पूछी गई होती तो 5 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निश्चिंत रहो, हर एक सवाल समझ में आएगा, आप परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बेहतरीन सवाल, देखो अभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण यानी कि D1 और D2, इनमें अनुपात दे रखा है 2:3। कह रहे हैं एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है, और सवाल में हमें दे रखा है कितना क्षेत्रफल दे रखा है 1200। तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए।
समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो। अब देखो क्षेत्रफल दे रखा है तो मैंने कहा क्षेत्रफल का ही तो फॉर्मूला लगता है इसमें, 1/2 d1 इंटू d2 इज इक्वल टू कितना, 1200। अच्छा मेरे प्यारे साथियों 1/2 d1 कितना मान ली जाए, देखो d1 मान लो 2x और d2 कितना मान ले 3x। यहां लिख लीजिएगा आप, माना d1 बराबर 2x और d2 बराबर 3x, क्योंकि आपको पता है जब अनुपात में दे रखा होता है, कुछ भी वैल्यू दे रखी होती है अनुपात में, तो अनुपात को अलग अलग करने के लिए कोई वेरिएबल यानी x y z कुछ भी लेना होता है। तो मैंने यहां पर x ले लिया तो पहला विकर्ण 2x हो गया और दूसरा विकर्ण कितना हुआ 3x, और ये सवाल में दे रखा है कितना 1200। एक बात बताओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, ठीक है। x की गुणा अगर x से होगी तो x स्क्वायर होगा और x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा 400 का वर्गमूल, तो x बराबर कितना हो गया, x हो गया हमारे पास 20। अच्छा अगर x 20 है तो पहला विकर्ण कितना हो जाएगा, पहला विकर्ण हो जाएगा 2x यानी कि 2 गुणे 20 बराबर कितना 40 सेंटीमीटर। और अगर d2 की बात करेंगे तो d2 बराबर 3x, तो 3 गुणे 20 बराबर 20 दिया कितना 60 सेंटीमीटर। बताओ यहां तक बात सबको समझ में आ रही है, यहां तक सभी साथियों के लिए बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। लेकिन मेरे प्यारे महारथियों एक बात समझने की आवश्यकता है, यहां पर हमसे विकर्ण नहीं पूछे गए, हमसे यहां पर भुजा पूछी गई है। क्या पूछा गया, हमसे यहां पर भुजा पूछी गई है। तो अभी तो हम क्या निकाल पाए, अभी तो हम केवल विकर्ण निकाल पाए। बात समझ में आ रही सवाल में, अभी हम क्या निकाल पाए विकर्ण। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, देखो हमें क्षेत्रफल सवाल में दे रखा था 1200 और विकर्णों में अनुपात दे रखा था 2:3, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया इस तरह से 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 1200। d1 हमने मान लिया 2x और d2 मान लिया 3x, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 चौक 12 नहीं 400 आ गया। x की गुणा x स्क्वायर, x निकालोगे स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल में चेंज यानी कि 20 आ गया। अगर x 20 है तो पहला विकर्ण 20 दूनी 40 हो जाएगा और दूसरा विकर्ण 20 तिया 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों भुजा निकालनी है, मैंने कहा अगर विकर्ण आपको पता हो, अगर आपको विकर्ण पता हो तो 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर लगा दो, ठीक। तो 4a स्क्वायर बराबर d1 कितना हमारे सामने 40, 40 का स्क्वायर कितना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कोई दिक्कत तो नहीं है। d1 हमारे पास कितना है 40 और 40 का स्क्वायर करोगे 1600 हो जाएगा। d2 कितना है 60, 60 का स्क्वायर करोगे 6 36 यानी कि 3600। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 36 6 42 यानी कि 5200 हो जाएगा। ये 4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल कर लो, 4 एकम 4, एक बच्चा 4 तिया 12 यानी कितना हो जाएगा 1300, ठीक। तो a बराबर यहां से कितना हो जाएगा, रूट में 1300 हो जाएगा। इतना आ रहा है बात सबको समझ में, सबको नीचे दिख रहा है, हाँ ठीक। ये इतना हो जाएगा, मतलब क्या है देखो ये आपका, इसको ऐसे लिख सकते हो 13 गुणे 100, 13 गुणे 100 मतलब क्या है 100 का वर्गमूल तो निकल आएगा 10 लेकिन 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा सॉरी तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा a बराबर कितना होगा 10√13 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल बड़ा है, थोड़ा सा सवाल बड़ा है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक सबको समझ में आ गया था, एक बार फिर समझा दे रहा हूं मैं यहां से आगे। 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है। d1 कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर क्या होगा 40 गुणे 40, 40 गुणे 40 मतलब कितना 1600 हो जाएगा, 1600 लिख दिया। ऐसे ही 60 का स्क्वायर 3600, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 6 12, 3 1 4 1 5, 4 से काटोगे 4 एकम 4, एक हासिल का 4 3 12 1300, 1300 लिख सकते हैं। 13 गुणे 100 100 का वर्गमूल आ गया 10, जिसका वर्गमूल निकल आता है वो बाहर आ जाता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अंदर ही रह जाता है। तो 10√13 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये और भी बेहतरीन सवाल है, ये और भी बेहतरीन सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है क्या मेरे प्यारे से साथियों? क्वेश्चन नंबर 14, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। देखो परिमाप निकालने के लिए परिमाप क्या होता है? 4a होता है, ये तो पता है ना, यानी कि भुजा निकालनी पड़ेगी पहले। तो भुजा देखो क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो पहले, आपको अभी समझ में आ जाएगा। d1 इंटू d2 बराबर कितना? 216। ठीक, अब इसमें एक विकर्ण दे रखा है कितना? 24 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण निकाल सकते हो क्या? दूसरा विकर्ण निकाल सकते हो? देखो 2 से काटो तो 12 आ जाएगा, 12 एकम 12 अट्ठे 96। ठीक है, यानी d2 कितना आ गया यहाँ से? 18 सेंटीमीटर। d2 कितना आ गया? 18। अब परिमाप निकालना तो पहले भुजा निकालनी पड़ेगी, और भुजा किससे निकलेगी? बेहद आसान तरीके से, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक, देखो क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप पूछा गया है, तो मैंने कहा बीच की कड़ी यही है, मतलब यहीं से होके परिमाप पे पहुंचेंगे। ठीक, तो a तो निकालना है, तो 4a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। d1 कितना हमारे पास? d1 हमारे पास 24 का स्क्वायर, और d2 कितना? 18 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 होगा, और प्लस 18 का स्क्वायर 324 होगा, यानी कि 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर जोड़ लोगे 6 4 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9, 4a स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर आप कितना हो जाएगा? 900, 5 3 8 1 9। ठीक, यानी कि a स्क्वायर बराबर यहाँ से कैंसिल करो, 4 दूनी 8 कटेगा नहीं कटेगा? 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 एकम 4 दूनी 8, एक बचेगा 10 हो गया, 4 दूनी 4 पंजे 20। a स्क्वायर बराबर 225, तो a बराबर यहाँ से वर्गमूल निकल जाएगा इसका 225 का, तो कितना आ जाएगा आपका? 15। तो a बराबर आपकी 15 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे से महारथियों, हमसे पूछा गया है परिमाप, हमसे पूछा गया है परिमाप, और परिमाप होता क्या है? 4a। बस अब सवाल देखो आसान हो गया। 15 चौक कितना? 60 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर? 60 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर? बताओ। देखो सवाल थोड़े से बड़े होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको 4-5 स्टेप से कम में सवाल होगा ही नहीं। बस इतनी बात समझो, क्षेत्रफल दे रखा था, परिमाप पूछा गया था, तो बीच में ये फार्मूला लगाना पड़ा। कई बार आपको परिमाप दे रखा होगा, क्षेत्रफल पूछेंगे, तब भी आपको इस फार्मूले की सहायता लेनी पड़ सकती है। इस बात को आप आसानी से समझ लीजिए। देखो एक्चुअल में ये फार्मूला हमें लगाना क्यों पड़ा? हमें सवाल में क्षेत्रफल दे रखा था और एक विकर्ण दे रखा था, ठीक है। और आपको पता है परिमाप निकालने के लिए हमें चाहिए होती है क्या? परिमाप निकालने के लिए हमें चाहिए होती है भुजा। जब तक भुजा नहीं निकलेगी हम परिमाप नहीं निकाल सकते। सवाल में भुजा नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले भुजा निकालने का तरीका ये कि हमारे पास है ये तरीका। अब इसमें भुजा निकालनी है तो हमारे पास दो विकर्ण पता होना चाहिए, और विकर्ण तो हमें सवाल में एक ही दे रखा था, यानी कि 24 सेंटीमीटर। यानी कि पहले हमें d2 निकालना पड़ेगा, तो d2 हमने यहाँ से निकाल लिया, आपका 18 सेंटीमीटर आया है। बात क्लियर हुई है? 18 सेंटीमीटर यहाँ पर आया है, ठीक। 18 हमने यहाँ पे रखा और d1 हमने 24 यहाँ रखा, इसका स्क्वायर किया, इस तरह से बनाया। a बराबर हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया, परिमाप होता है 4a, है ना। बेहद आसान सवाल। देखो सवाल आसान है, कई बार हमें ये लगता है कि सवाल बहुत बड़ा जा रहा है, उस पर ना जाओ, उस पर ना जा, क्योंकि जब भी सवाल आएगा यकीन मानिए 2 अंक का सवाल आएगा, 2 अंक का सवाल इससे आपका पूछा जाएगा, ये मान के चलो आप। इसके 99% चांस है, इसमें 99.99% चांस इस बात के हैं कि 2 अंक का ही सवाल आपका पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो आज की क्लास का पहला सवाल था, अगर उस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो 1 नंबर में आ जाएगा। अदरवाइज जो सवाल हम करते जा रहे हैं आप मान के चलो 2 अंक में आएगा। और 2 अंक एक तरह से फ्री के हैं। फ्री कैसे करके हैं? एक फार्मूला हमने क्षेत्रफल का ये वाला पढ़ा हुआ है,
और एक फार्मूला ये पड़ा हुआ है, एक फार्मूला, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, परिमाप में तो बेहद आसान है। तो ये बेहद आसान है क्षेत्रफल का, 1/2 गुणे d1 इंटू d2, बस ये थोड़ा सा अलग है, इसको हमें 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बेहतरीन सवाल है। देखो ये तो खैर आसान है, इसमें आप तो आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे प्यारे साथियों क्या है? क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करेंगे तो है क्या, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दे रखे हैं। आपसे भुजा पूछी गई है, भुजा की लंबाई पूछी गई। अब आप खुद बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, आप खुद बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। भुजा की लंबाई पूछी है इस बार, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा? जल्दी बताओ, बहुत जल्दी बताओ, सबको कमेंट करके बताना है। देखो पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक कर देना, अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द मेरे प्यारे साथियों हम एक है ना आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आएंगे, कुछ आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। वो आपको वक्त बताएगा, समय बताएगा, जब आपको जल्दी जल्दी हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें। बहुत जल्द एक आपको मैथ से संबंधित एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं आपका डीएलएड और 4th सेमेस्टर के लिए, तो परेशान ना होइएगा। चलो अब यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी कि हमें पहला विकल्प दूसरा विकल्प दे रखा है, भुजा पूछी गई है, तो आपको पता है भाई इसी से बन सकता है 4a² बराबर d1 स्क्वायर और प्लस d2 स्क्वायर। तो 4a² ऐसे ही रहने दो, d1 कितना हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, और d2 हमारे पास 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है, सॉरी 256, 16 का स्क्वायर 256, 4a², तो 4a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 400, 4 से कैंसिल कर दो ये 100 आ जाएगा, तो a² बराबर हमारे पास 100 आ रहा है, तो a कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब आप खुद बताओ क्या आंसर होगा इसका। बताओ खुद, क्या बताओ, 10 सेंटीमीटर हो ही गया, है ना आसान सवाल? बिल्कुल बिल्कुल बेहद आसान सवाल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेहद आसान सवाल समझ में आ रहा है। दोनों विकर्ण दे रखे थे, हमसे ए पूछा गया था, तो आपको पता है विकर्ण और भुजा के बीच में संबंध यही होता है। विकर्ण की हमने लंबाई यहाँ पर रख दी, सॉल्व कर लिया, ठीक है, 5 4 9 10, ठीक है, ये बन जा रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब देखो अब मजा आएगा। एक सवाल हमने किया था जिसमें क्षेत्रफल दे रखा था, परिमाप पूछा गया था। इस सवाल की बात करेंगे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो अब इस सवाल में क्या है, आप देख पा रहे होंगे, एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दे रखा है, d1 दे रखा है 40 सेंटीमीटर। हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। देखो फिर से मैंने बताया कि हमें कई बार ऐसा होगा, परिमाप दे रखा होगा, क्षेत्रफल पूछा जा रहा होगा, और एक सवाल ऐसा जो हमने कर चुके हैं जिसमें क्षेत्रफल दे रखा होगा, परिमाप पूछा जा रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और साथ में एक विकर्ण, देखो परिमाप दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, क्षेत्रफल पूछा गया है। एक सवाल हमने और किया था जिसमें क्षेत्रफल दे रखा था, एक विकर्ण दे रखा था, परिमाप पूछा गया था। तो करना हमने वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं, जिसका वैल्यू दे रखा है उसी का सूत्र लगा दो, 4a लगा दो यहाँ पर, तो परिमाप क्या होता है 4a, तो यानी कि a कितना आ गया, a यहाँ पर कितना आ गया 25, a कितना आ गया 25। मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 गुणे d1 इंटू d2। एक विकर्ण पता है 40 सेंटीमीटर, क्या दूसरा विकर्ण पता है? नहीं पता। तो भाई विकर्ण निकालने का तरीका तो हमारे पास एक ही है, कौन सा, 4a² बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। बात कुछ समझ आई, बात कुछ समझ आई। लेकिन इस बार हमें भुजा दे रखी है, एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा पूछा गया। खुद ब खुद अपने आप से सवाल सेट हो जाता है।
तो देखो 4 गुणे 25 का स्क्वायर हो जाएगा और D1 का मतलब 40 का स्क्वायर और D2 हमने निकालना है। देखो 4 गुणा 25, 25 होता है 625, 40 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस D2 स्क्वायर। तो देखो इसकी गुणा कर लो, आपका 25 चौका 100 यानी 2500 हो जाएगा। ये इसको इधर लाओगे तो माइनस का 1600 बराबर D2 स्क्वायर होगा, यहाँ पर 900 बचेगा। चाहे ऐसे कर लो, D2 स्क्वायर बराबर 900 बचेगा, बात एक ही है ना। D2 इधर ले आए हम, उधर इसको इधर ले गए, 2500 माइनस 1600 900। तो D2 यहाँ पर वर्गमूल निकालोगे इसका 30 आ जाएगा, 900 का वर्गमूल। बात सबको समझ में आ रही होगी। अब इसको फटाफट कर सकते हो आसानी से। एक विकर्ण यानी पहला विकर्ण हमें दे रखा है सवाल में कितना 40 और दूसरा विकर्ण अभी हमने निकालना है 30। तो 2 से काटो 20 आ जाएगा और 20 तियां 60 यानी कि आपका एक जीरो लगाओगे 600 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। 600 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बताओ सवाल बढ़िया है? बात क्लियर सभी को? सभी को समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताई कि बहुत ही सिंपल सी बात बताई। कई बार आपको क्षेत्रफल दे रखा होगा और एक विकर्ण दे रखा होगा, एक आपको विकर्ण दे रखा होगा और क्या पूछ रहे होंगे? परिमाप। वो हम सवाल हमने किया है, ठीक है, परिमाप। दूसरी कंडीशन आपका परिमाप दे रखा होगा और एक विकर्ण दे रखा होगा और वहां से आप क्या पूछेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछेंगे। ये दोनों कंडीशन आपको समझ में अच्छे से आ रही होंगी, क्योंकि एक सवाल हमने ये किया है जिसमें आपका परिमाप से क्षेत्रफल पूछा गया और एक सवाल छोड़कर पिछले सवाल किया था तो उसमें क्षेत्रफल से हमने परिमाप निकाला था। बात यहां तक क्लियर है? चलो एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अब देखो आपका सवाल करने का कहां से सवाल स्टार्ट करना आप खुद समझ में आ जाएगा। देखो खुद समझ में आ जाएगा, मैं आपको बोलता जाऊंगा, आपको समझिए कैसे करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं सवाल को। मुझे सवाल को कहां से स्टार्ट करना है ये मुझे समझ में आ जाएगा आसानी से, आपको भी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। एक समचतुर्भुज है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे यानी कि D1 दे रखा है 24 सेंटीमीटर और D2 हमें दे रखा है कितना? 32 सेंटीमीटर और परिमाप पूछा है। अब आप खुद बताओ मेरे प्यारे से महारथियों कि परिमाप हमसे पूछा है और परिमाप होता क्या है समचतुर्भुज का? 4a होता है नहीं होता? आप खुद बताओ। पहले ये चेक किया करो पूछा क्या गया, हमसे परिमाप पूछा गया और परिमाप होता है 4a, यानी कि भुजा पता होना चाहिए और भुजा सवाल में नहीं दे रखी है। इसका मतलब सीधा सिंपल सा लॉजिक है कि हमें विकर्ण सवाल में दे रखे हैं तो 4a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर ही लगेगा। मैंने कहा ये बीच की कड़ी है, पहले ये लगाना ही पड़ रहा है आपको, तब जाके क्वेश्चन बन रहा है। अब देखो 4a स्क्वायर बराबर D1 यानी कि 24 का स्क्वायर और D2 यानी कि 32 का स्क्वायर। बात सबको समझ आ रही है यहाँ तक? ठीक, बात यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 और 32 का स्क्वायर होता है आपका 1024। जोड़ लो फटाफट से, ये 1600 हो जाएगा जोड़ने पर। 4a स्क्वायर 4 से उड़ा दो, 4 चौक 16 यानी 400। तो a स्क्वायर बराबर हो जा रहा है 400, तो a बराबर हो जाएगा रूट में 400 बराबर कितना? 20 बराबर कितना? 20। तो a बराबर 20 आ गया। अब तो आसानी से लगा सकते हो a कितना? 20 चौक कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बताओ अब आप खुद बताओ, कोई इसमें परेशानी वाली बात है क्या? कोई परेशानी वाली बात है? अब खुद बताओ क्या इसमें परेशानी वाली बात है? आप पहली बार सवाल कर रहे हैं, यकीन मानो तो हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत क्रिएट करे, क्योंकि जब आप पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हो, परेशानी आती है, लेकिन हम इनसे बच नहीं सकते। मैंने पहले बोला कि आप केवल DLED के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, आप इसमें यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए भी पढ़ रहे हो। बात यहाँ तक क्लियर है। अब एक और सवाल करते हैं, बेहतरीन सवाल है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18
देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, विकर्ण दे रखा है 8 सेंटीमीटर और इसमें परिमाप क्षेत्रफल पूछा गया। देखो फिर से देखो सवाल उसी तरह का बन गया। परिमाप दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है, क्षेत्रफल पूछा गया। और मेरे प्यारे से महारथियों, मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2, यानी दोनों विकर्ण पता होना चाहिए। एक तो पता है, दूसरा नहीं पता। एक पता है 8 सेंटीमीटर, दूसरा नहीं पता, यानी कि पहले हमें दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। और दूसरा विकर्ण कहां से निकलेगा, सीधी सी बात, 4a² बराबर d1² प्लस d2²। तो परिमाप क्या लगा, पहले लगा लो, परिमाप बराबर होता है 4a, 4 पंजे 20, यानी a बराबर कितना आ गया 5। अब 4a² बराबर d1² और प्लस d2², ये लगाना है। 4a², a कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक। d1 कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस d2², ये 100 हो गया। 100 माइनस 64 बराबर d2²। सबको समझ में आ रहा है। 25 चौका 100 हो रहा है, इधर लाओगे इसको तो माइनस का 100, 64, ये कितना बच रहा है 36। तो इसको लिख सकते हो d2² बराबर 36, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो d2 बराबर यहाँ से हो जाएगा √36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। बताओ, सबको समझ में आ रहा है। अब लगा दो फटाफट से, 1/2 गुणे d1 कितना हमारे सामने 8 और d2 कितना हमारे सामने 6। तो 2 चौक हो गया कितना 8 और 6 चौक कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। बताओ, सवाल सबको समझ में आया? सवाल सबको समझ में आया? बताओ जल्दी से बताओ, सवाल सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार सभी का प्रयास है भाई। इसी तरह से लगे रहना है, सफलता आपको मिलेगी। यकीन मानो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी बुक में सवाल नहीं मिलने के आप ढूंढ के देख लो। आपका जो राजन का गैस पेपर है या पवन का गैस पेपर है, सर्च मारो, हो सकता है 2-3 सवाल मिल जाए। लेकिन मैंने आपको ये सवाल जो दे रहा हूं, जो कंटेंट दे रहा हूं, उस तरह कंटेंट आपको मिलना नामुमकिन है, एक तरह से बोल सकते हैं। आप किसी भी किताब में आप देख लो, DLED 4th सेमेस्टर की बात सबको समझ में आ रही है। एक सीक्वेंस वे में पढ़ा रहा हूं, हर एक टॉपिक को कोशिश कर रहा हूं कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर होते हुए चले। वैसे मैं चाहूँ तो 1-1, 2-2 सवाल करके हर एक टॉपिक को एंड कर दूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। आप तसल्ली से पढ़ो यार। आई थिंक शायद 17th क्लास होगी आपकी, शायद 17वीं क्लास होगी आई थिंक। भाई 25 अंक आपको लाने हैं, ठीक है। 25 अंक का आपका पेपर है भाई। कम से कम 20 से 20, 22, 25 क्लास तो कम से कम पढ़ ही लो। बात समझ में आ रही है? और वैसे मुझे लग रहा है कि शायद 22-23 क्लास, मैक्सिमम 25 क्लास जाएंगी और मिनिमम 20 क्लास जाएंगी। वैसे क्या है, जो अगली क्लास होगी आपकी, उसमें समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज से तो सवाल आपका बनेगा नहीं एग्जाम में, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका डायग्राम समझ लेंगे क्या मतलब उसका। और समलंब चतुर्भुज से मुश्किल से 3-4 सवाल आपको समझने हैं। तो अगली क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें चतुर्भुज में एक तो वर्ग पढ़ना है, आयत पढ़ना है, समचतुर्भुज पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज पढ़ना है। अच्छा, एक किसी ने कमेंट किया था, किसी साथी ने, कि इसमें चक्रीय चतुर्भुज तो सर है ही नहीं। परेशान ना हो, चक्रीय चतुर्भुज अलग है। चक्रीय चतुर्भुज को समझने के लिए वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनता है। तो कैसे बनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़नी पड़ेगी। निश्चिंत रहो, उसके लिए एक जबरदस्त तरीके से लेक्चर लेंगे कंप्लीट, गारंटी है आपको हर एक सवाल समझ में आएगा। उसमें देखिएगा, मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, जो आपका उसी से ही प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाएगा, ये मान के चलो, इतना समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि आज की क्लास में 8 हमने सवाल किए हैं, 8 सवाल किए हैं। और जो बेसिक बातें हमने सीखी थी, फार्मूला भी सीखा। एक बार फार्मूला फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं आपका, कि भाई क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अच्छा, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4a और एक रिलेशन 4a² बराबर d1² प्लस d2²। देखो मेरे प्यारे साथियों,
मैं आपसे कुछ ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा कि मैं आपसे कुछ चीज की अपेक्षा नहीं कर रहा, मैं बस इतने हम बात करना चाहेंगे प्यारे साथियों समांतर चतुर्भुज के बारे में। देखिए बहुत प्यार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस समझते हुए चलिएगा। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। प्यारे साथियों समांतर चतुर्भुज होता क्या है, डायग्राम इसका बना लेते हैं। कुछ इस तरह की आकृति होती है समांतर चतुर्भुज, कुछ इस तरह की आपकी आकृति होती है समांतर चतुर्भुज। ठीक, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, इसको मैंने बी बोला तो ये भी बी होगा, इसको मैंने ए बोला इधर तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी, ए होगी। तो है क्या, देखिए आपने क्या पढ़ा होगा, आपने आयत पढ़ा है, हमने पढ़ा है बहुत बेहतर तरीके से। आयत में क्या होता था, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और जो कोण बनता था प्रत्येक कोण कितने अंश का बनता था, कितने अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है। ये किस में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, आयत की बात कर रहे हैं। बात क्लियर है यहां तक, यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी आयत की। तो आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती, बराबर होती है। बिल्कुल सेम इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का नहीं बनता है। इतनी बात क्लियर, आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का बनता है, इसमें 90 अंश का नहीं बनता। अच्छा एक बात और है, जैसे अगर इसकी और इसकी बात करी जाए तो ये जो भुजा है इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, हालांकि यहाँ पर ये भुजा इसके समांतर होती। समांतर का मतलब क्या है, जितनी लंबाई, जितना गैप यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितना गैप यहाँ से यहाँ होगा उतना ही गैप यहाँ से यहाँ, मतलब क्या, भुजाओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई नापोगे, जितनी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी उतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक आएगी, उतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक आएगी। कहने का मतलब क्या है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखा जिनके बीच की दूरी हमेशा कैसी हो, समान हो, तो समांतर रेखा कहलाती है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट बनेंगे ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। पहला पॉइंट बनेगा, इसमें क्या बनेगा, विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं और लंबाई में कैसी होती, समान। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा विपरीत भुजाएं, नोट करिए फटाफट, विपरीत भुजाएं समांतर तथा समान लंबाई की होती हैं। बात सभी को समझ में आ रही है, बात सभी को समझ में आ रही है। मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके समांतर, अगर मैं लिखूं इसका नाम ए बी सी डी, तो देखो एक ए बी की बात कर रहे हैं, ये ए बी भुजा है सी डी के समांतर, ये समांतर का साइन, इस तरह से दो लाइनें खींच देते हैं, समांतर का साइन। तथा दूसरी बात, अगर ए डी की बात करेंगे तो ए डी समांतर किसके हैं, बी सी के, ए डी किसके समांतर है, बी सी के। अच्छा एक पॉइंट ये बन जा रहा है इसमें। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या बताया मैंने, जितनी लंबाई ए बी की होगी उतनी ही लंबाई किसकी होगी, सी डी की, उतनी ही लंबाई सी डी की होगी, और जितनी लंबाई ए डी की होगी उतनी ही लंबाई बी सी की होगी, उतनी ही लंबाई बी सी की। बात क्लियर है, बहुत प्यारी सी बात, बहुत आसान सी बात। आमने सामने की भुजाएं यानी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, आमने, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, और लंबाई में कैसी होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। ये समान लंबाई इसके हो जाएगी, इसकी लंबाई इसके समान हो जाएगी। बात क्लियर। अच्छा आगे बढ़ेंगे, यहां पर अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, इसमें जो विपरीत कोण होते हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, बहुत आसान सी बात। विपरीत कोण बराबर होते हैं, विपरीत कोण समान होते हैं, या फिर कैसे बोल सकते हैं, बराबर होते हैं। बात क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विपरीत कोण बराबर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। इसके अलावा इसके जो विकर्ण है, एक विकर्ण आपके सामने ये बन जा रहा है और दूसरा विकर्ण आपके सामने ये बन जा रहा है। तो विकर्ण क्या है,
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण नोट करते हुए चलिएगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। समद्विभाजित का मतलब जैसे अच्छा अगर हमने समचतुर्भुज पढ़ा था तो उसमें क्या था, एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, उसमें लिखा था समचतुर्भुज में। लेकिन समांतर चतुर्भुज में 90 अंश पर नहीं करते, केवल समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। जैसे कि समद्विभाजित का मतलब क्या है, ये मान लो ओ पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट पे ये काट रहे हैं एक दूसरे को विकर्ण, तो ये वाला जो भाग है इसके बराबर, यानी बी ओ, यानी क्या हो जाएगा, यानी कि अर्थात क्या होगा, बी ओ, बी यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर, ओ डी के बोल दो या फिर डी ओ बोल दो। दूसरी बात ए ओ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके बराबर, ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ। बात समझ में आ रही बताओ? तो एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे करके निकाला जाता है, ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग बेस इंटू हाइट। देखो यहां पर एक बात समझ लो, मैं इसका जो अंदर वाला जो पार्ट है इसको मिटा रहा हूं यहां पर मैं। ठीक है, ये मैंने लिखा दिया है, सब नोट तो कर लिया सभी ने? नहीं, ठीक। इसका मतलब क्या है, देखो ये सबने नोट कर लिया, इधर वाला ये नोट कर ली सबने, ठीक। मैंने क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, आधार हमारा ये हो गया है क्या, इससे हमने लंब डाला इस पर, तो इसको हम हाइट बोलेंगे ऐसे करके, ये हाइट कहलाती है। और बेस हमारा ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। यहाँ से यहाँ लंब डाला तो ये ऊंचाई, तो बेस ये वाला और ऊंचाई ये, तो इस तरह से बनता है क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो परिमाप तो हमारा बेहद आसान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। परिमाप कैसे बनेगा, परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो 2a प्लस बी हो जाएगा, 2a प्लस बी। बात की सभी समझ में आ रही होगी, क्योंकि a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, 2 बाहर आएगा तो 2 इंटू ए प्लस बी। तो सबसे ज़्यादा जो देखो इसमें तो क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सभी साथी जल्दी से एक बार नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी साथी जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम लोग तहलका मचाएंगे, चिंता ना करो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब हम लोग समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, इसके बाद फिर दोनों के मिक्स सवालों पे चलेंगे। ठीक है भाई? हाँ, परेशान ना हो भाई, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बहुत ही सुंदर, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, बोले विपरीत कोण निम्न में से किसके बराबर, निम्न में से किस आकृति के बराबर होते हैं। चलो, तो समांतर चतुर्भुज सबको समझ में आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज। किस पे चलेंगे हम लोग, समलंब चतुर्भुज। ध्यान से देखना, समलंब चतुर्भुज ये क्या है, आपने कुछ इस तरह की आकृति देखी हो जिसमें दो भुजाएं समांतर, एक भुजा इसकी समांतर और दो भुजाएं आपकी असमांतर होती हैं, दो भुजाएं असमांतर। जैसे अगर इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, तो देखो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो समझ में अभी देखो आ जाएगा। मतलब क्या है, एक युग्म
कैसा होता है? समांतर। मतलब क्या है? दो भुजाएं, जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा कैसी है? समांतर। और एक युग्म आपका, या जोड़ा जिसको हम बोलते हैं भुजाओं का, एक युग्म आपका असमांतर होता है। एक युग्म असमांतर होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर हम बात करेंगे समांतर की, तो इसमें समांतर कौन हो रहा है? ए बी किसके समांतर है? ए बी किसके समांतर है? ए बी आपका सी डी के समांतर है। यहां पर बात क्लियर है? अच्छा, अगर इनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी h मान ली जाए, इनके बीच की, देखो बेहद आसान सी बात, पहचानो कैसे करके। दो भुजाएं, एक तो दो भुजाएं कैसी है? समांतर है, और दो भुजाएं समांतर नहीं है। असमांतर का मतलब होता है समांतर नहीं। AD जो है BC के समांतर नहीं है। ठीक है, इतनी सी पहचान है। अच्छा, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पर फॉर्मूला बन क्वेश्चन बन जाता है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई का योगफल, ये समांतर भुजा, ये समांतर भुजा, इनका योगफल, और इनटू लंबवत दूरी। h क्या है यहाँ पर? यहाँ पर h क्या है? समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी मतलब ये जो है, इसके लंबवत दूरी का मतलब क्या है? 90 अंश कोण बन रहा होगा। लंबवत दूरी h यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और a और b क्या है? समांतर भुजाएं, उनकी लंबाई। अच्छा, परिमाप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परिमाप में साथियों कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परिमाप में क्या है? देखो, परिमाप बेहद आसान सी बात। अगर मैंने इसको a बोला, इसको b बोला, इसको c बोल दिया, इसको d बोल दिया, तो होगा क्या? परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योगफल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये परिमाप हो जाएगा। तो फिलहाल जो हमारे प्रश्न बनते हैं, देखो परिमाप का मतलब क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल होता है परिमाप। तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस पे बनेंगे, इस पे स्टार लगा लो, इसी प्रश्न बनेंगे आपके। इसको स्टार लगा लो, इसी पर आपके प्रश्न बनेंगे। बताओ, सब कुछ क्लियर? देखो, समांतर चतुर्भुज में हमने क्षेत्रफल का क्या बताया? आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, और इसमें क्या पढ़ा हमने? 1/2 समांतर भुजाओं की जो लंबाई का योगफल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखो प्रश्न करने दो, प्रश्न पे आओ। देखो, जब हम प्रश्न करेंगे, यकीन मानो, तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर पिछली क्लास में हम लोग 18 तक कर चुके थे, ये आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब मेरे प्यारे साथियों, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट जो है 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग करेंगे। आप सभी साथियों को उसमें प्रेजेंट होना है। आपके लिए कुछ मैं स्टडी मटेरियल कुछ तैयार कर रहा हूँ, तो सभी साथी, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा उस स्टडी मटेरियल का जो साथी लगातार क्लास ले रहे हैं, हर एक क्लास को समझ रहे हैं। मैं एक स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ऐसा स्टडी मटेरियल जो आपको है ना एक प्रॉपर वे में सही से अरेंज करके दिया जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं, तो समांतर चतुर्भुज ऐसे करके बना लो। ठीक, भुजाओं ए बी, और सॉरी ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो डी यहां पर और लिख लो। ठीक, ए बी और बी सी क्रमशः 35 मीटर, तो ये 35 मीटर है, और बी सी 50 मीटर। तो एक काम कर लो, थोड़ा सा सवाल को चेंज कर लो। अभी एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा सवाल चेंज कर लो, लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। देखो, ऐसे करके समझो, ये बन रहा है आपका समांतर चतुर्भुज। तो ये ए, ये बी, और ये सी, और ये डी।
ए बी कितना आपका, ये 35 मीटर, ये भुजा 35 मीटर, तो सामने वाली भुजा भी कितनी होगी, 35 मीटर। अच्छा बी सी कितना है, बी सी आपका 50 मीटर, तो आपका ए डी भी कितना होगा, 50 मीटर होगा। खींचे गए ए से बी सी पर खींचे गए, ए बिंदु है और बी सी ये है, इस पर खींचे गए जो लंब है, लंब की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। लंब की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो भाई मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारे पास कितना है, 20, 50, और ऊंचाई कितनी हमारे सामने, ये 20। बात सबको समझ में आ रही है? तो बस सीधे सीधे आप आंसर लिख दोगे, 1000 मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया। बताओ सवाल आसान है या नहीं? बिल्कुल आसान सवाल है प्यारे साथियों, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। आप खुद समझ लीजिए कितना आसान सवाल है। आधार गुणे ऊंचाई, जो आधार बनेगा और जो ऊंचाई है, बीच की लंबवत दूरी बोल सकते हैं, या ए से हमने इस पर BC पर लंब डाला है तो 20 मीटर लंबाई बन रही है, तो आधार और ऊंचाई इस तरह से बन जा रहा है। परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 20 और देखो, क्वेश्चन नंबर 20 और देखो। क्वेश्चन नंबर 20 का, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज है इस तरह से, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार का मतलब ये पूछा गया है, आधार का मतलब ये पूछा गया है, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों जो चीज़ दे रखी है उसी का फार्मूला, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। अगर ये b है तो सामने, सॉरी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो हाँ क्या होता है, 1/2 नहीं होता इसमें, ठीक, वो होता है आपका समलंब में। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ये किसके बराबर है, 240 के। आधार हमें निकालना है यानी बेस निकालना है, और ऊंचाई कितनी है, 12। तो देखो फटाफट से आप आंसर टिक कर सकते हो, 12 दूनी 24, यानी बेस कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। बेस कितना, 20 सेंटीमीटर। बेस कितना, 20 सेंटीमीटर। बेस कितना, 20 सेंटीमीटर। बताओ, है ना बढ़िया सवाल? कितना आसान सवाल, आप खुद समझो कितना आसान सवाल। तो इसी तरह का सवाल सीधे सीधे आपसे पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्ट आपसे क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, या फिर क्षेत्रफल देकर आपसे बेस पूछ सकते हैं, या फिर आधार पूछ सकते हैं। आपसे इससे ज़्यादा टफ सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने का, इससे ज़्यादा टफ सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बात क्लियर? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो चुपचाप बहुत प्यार से लाइक ठोक दो, अदरवाइज माता रानी का आपको पाप लगेगा, ठीक है? कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ, परेशान ना हो। अगर दिल करे, आपको लगता है कि सबको समझ में आ रहा है, तो एक थम्स अप करो, लाइक ठोको जल्दी सभी साथी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे, समलंब चतुर्भुज के सवाल। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज बना लो ऐसे करके, समलंब चतुर्भुज ऐसे करके बना लो। इसमें क्या है, एक की 12 सेंटीमीटर जो समांतर भुजाएं, ये समांतर इसके हैं, जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी का मतलब ये दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया। प्यारे से महारथियों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कैसे है, 1/2 a + b, मतलब समांतर भुजाएं जो है हमारे पास, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, उनका योगफल इनटू हाइट, और ये क्या है, हमारी ऊंचाई है 5। ऊंचाई कितनी है, 5। बात समझ में आ रही? अब तो बहुत आसान है प्यारे से महारथियों, लगा दो आग फिर जल्दी से, फटाफट से सवाल को उड़ा दो जल्दी से। a कितना हमारे पास 8, और b कितना हमारे पास 12, और h कितना हमारे पास 5। देखो कितना आसान सवाल है, आप खुद बताओ क्या कठिन सवाल है। 12 8 20 और गुणे 5, 2 ढाई 20, और 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। बताओ जरा,
कठिन सवाल है क्या? बताओ, कठिन सवाल है क्या? बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है प्यारे से महारथियों, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल। बात सबको समझ में आ रही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन 22 क्या है? एक समलंब चतुर्भुज की समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं यानी कि 15 और 8, समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है। इनके बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है। ठीक, 12 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। प्यारे साथियों, अभी हमने सीखा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं की लंबाई का योगफल और इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो फटाफट से सवाल को उड़ा दो। देखो 1/2, तो 8 और 12, 8 और 15 को जोड़ना पड़ेगा और गुणे लंबवत दूरी कितनी है हमारे पास? 12। 2 छंग कितना? 12। प्यारे से महारथियों 15 8 हो जाता है 23 और गुणे 6, तो 6 तियां 18, 1 हासिल का, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 138 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, मीटर में है ना? हाँ, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ कितना आसान सवाल है। क्या इससे आसान सवाल मिल सकता है आपको? बताओ जल्दी से फटाफट, क्या इससे आसान सवाल होगा? बस समलंब चतुर्भुज में क्या है, समलंब चतुर्भुज में क्या है, जो समांतर भुजा है उनकी लंबाई का योगफल करना है, गुणा करना है ऊंचाई से और इसका आधा करना है। तो देखो 15 और 8 हो जा रहा है 23, अच्छा 2 से काट दिया, 2 छंग 12, 6 से गुणा, 6 तियां 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 वर्ग मीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 23, बताओ मजा आ रहा नहीं आ रहा यहाँ तक? मजा आ रहा नहीं है सबको? बताओ जल्दी से एक बार लाइक करके और जल्दी से कमेंट करो सब लोग। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी प्यारा सवाल है। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, कोई हमारे पास समलंब चतुर्भुज है, इसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 12 मीटर है। इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये इनके बीच की दूरी, इनके बीच समांतर भुजाएं, इनके बीच की दूरी हमसे पूछी जा रही है और दे क्या रखा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। सवाल में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 184 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग मीटर, ये आपको दे रखा है। तो मेरे प्यारे से महारथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप आसानी से लगाओगे, जो चीज़ दे रखी है उसी का तब फार्मूला लगाओगे। 1/2 लंबाई, जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई का योगफल 12 + 25 और इंटू ऊंचाई हमसे पूछी गई है, मतलब इनके बीच की दूरी पूछी गई है और ये सवाल में दे रखा 184। अच्छा फटाफट सॉल्व कर लो। 1/2 ये कितना हो जाएगा? 37 होगा और इंटू h बराबर 184, तो 37 से कट जाएगा 3 400 कितना जाएगा? 37 से कटेगा नहीं, 5 2 7, अच्छा 25 और 21 है, सॉरी 25 और 21 है यहाँ पर सवाल में, ये 21 है, ये 21 मीटर है। तो 25 और 21 मीटर कर लो। 25 और 21 मीटर करोगे तो 21 मीटर और प्लस 25 मीटर, तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटो, ये 23 हो जाएगा, 23 से ये काट दो, 2 से काटा 23 हो गया, 23 का 23, 6 3 18, 4 3 12, 8 3 24, 8 दूनी 16, ये 8 आ जाएगा। 23 8 184, तो यहाँ पर 2 से कट गया, ये h बचा, h बराबर 8 मीटर हो जाएगा। बात समझ में? थोड़ा सा मैंने सवाल में लिखने में दिक्कत हुई थी, एक बार सवाल को फिर समझो। इसमें क्या है? किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक हमारे पास 21 मीटर और एक 25 मीटर है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दे रखा है 184। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे
समांतर जो भुजाएं होती हैं इनका योगफल यानी 21 + 25 और बीच की दूरी h बराबर 184। 25 और 21 को जोड़ोगे 46 हो जाएगा, 2 से काटो 23, 23 अट्ठे 184, h बचा, h बराबर 8 मीटर। बताओ है ना सवाल आसान? सवाल आसान है या नहीं, जल्दी बताओ। सवाल आसान है। चलिए एक और सवाल, अंतिम सवाल आज की क्लास का, आज की क्लास का अंतिम सवाल, आज की क्लास का अंतिम सवाल, और ये आपके चतुर्भुज का भी अंतिम सवाल है। ठीक है, चतुर्भुज देखो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। अभी मैं कुछ आपको विशेष बातें बताऊंगा, कहीं जाना नहीं है। पहले क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है प्यारे साथियों? समलंब चतुर्भुज की आकार में एक मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 1440 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं की अनुपात 5:3 है। तो लंबी समांतर भुजा की लंबाई बताओ। देखो ये समलंब चतुर्भुज है इस तरह से, ठीक है ना। ये बीच की दूरी ये दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। अच्छा अनुपात दे रखा है, समांतर जो भुजाएं हैं उनमें अनुपात दे रखा है 5। तो एक मान लो 5x, बड़ी 5x मान लो, छोटी 3x, क्योंकि अनुपात बनाने ब्रेक करने के लिए एक 5x मानोगे, एक 3x मानोगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लो। क्षेत्रफल दे रखा है 1440 वर्ग सेंटीमीटर, 1440 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2। अच्छा समांतर भुजाओं का योगफल यानी 3x + 5x और इंटू ऊंचाई कितनी है 24 बराबर 1440। 2 से काटो ये 12 हो जाएगा, 12 12 144 120, 5 3 8x बराबर कितना 120, 8 एकम 8 यानी 15 अट्ठे 120। x बराबर कितना आ गया, x आ गया 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बड़ी समांतर भुजा, तो बड़ी कौन सी होगी प्यारे साथियों, 5x। तो 5 गुणे x कितना 15, तो 15 अपने कितना हो गया 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। बस ये सवाल था। बताओ सबको सवाल समझ में आया? सबको सवाल समझ में आ गया? जल्दी से बताओ प्यारे साथियों। अभी फिर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, जल्दी बताओ फटाफट से। एक बार फिर समझ लो सवाल को। समलंब चतुर्भुज के आकार का क्षेत्रफल दे रखा है 1440। इन जो समांतर भुजाएं हैं ये और ये, इनके बीच की दूरी है 24 सेंटीमीटर लंबवत दूरी, और इनकी भुजाओं में अनुपात, समांतर भुजाओं में अनुपात 5:3 है। तो एक भुजा 5x, दूसरी 3x हमने मान ली, तो बड़ी 5x छोटी 3x। क्षेत्रफल दे रखा है 1440। क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई का योगफल और गुणे ऊंचाई होती है 24 दे रखी सवाल में। ये काट दिया। अच्छा 2 से काटा 12 आ गया, 12 से काटा 12 12 144 120 आ गया, 5 3 8x बराबर 120, 8 से काटा 15 आ गया, x बराबर 15 आ गया। x का मान 15 आया, हमें निकालना है बड़ी। तो बड़ी कौन सी 3x और 5x में 5x बड़ी है। 5x बराबर x का मान 15 रखो, 15 अपना 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये अब हमारा अब पूरी तरह से ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज की। आपको बात समझ में आ रहा है? चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है प्यारे साथियों? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं या वृत्त की परिधि पर होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो ये हमारा वृत्त है बच्चों, ये प्यारे साथियों वृत्त है, और ये चतुर्भुज आप देख पा रहे हैं। मैंने इसका नामकरण कर दिया, इसको A बोल दिया, ये B बोल दिया, ये C और ये D। तो प्यारे साथियों चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने, देखो ये वाला कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना, देखो वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं या वृत्त की परिधि पर होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। बेहद आसान सी बात आपको समझ में आ रही है। अब मेरे प्यारे साथियों इसमें आपको याद क्या रखना है, ये जो पॉइंट है बस अगर आप ये याद रख पा रहे हो तो इसके सवाल आप आसानी से कर पाओगे। तो यहां पर जब बात याद रखनी है, चक्रीय चतुर्भुज में
आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बहुत आसान सी बात, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। योगफल 180 अंश होता है। तो प्यारे साथियों, इसी पर आपके सवाल बनते हैं। आखिरकार कैसे करके बन रहा है इसको समझ लेते हैं। मैंने लिखा है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कहने का मतलब है ए जो कोण ए है इसके सामने का कोण है सी, राइट। कोण बी के सामने का है डी, यानी कि कोण ए और सी का जो योगफल होगा, कोण ए और कोण सी का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। इसी तरह से कोण बी और कोण डी, इसी तरह से कोण बी और कोण डी, इसका भी योगफल कितना होता है? यह होगा 180 अंश होगा। आप बात सबको समझ पा रहे होंगे प्यारे साथियों। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है और इसी पर आपके प्रश्न बन जाते हैं। यानी बी और डी ये आमने सामने के कोण हैं, इनका योगफल 180 अंश, और ए और सी का भी योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। अब प्यारे साथियों कुछ प्रश्नों पे चलेंगे, एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, बस यही पॉइंट आपको याद रखना है और इसमें कुछ विशेष नहीं पढ़ना, यही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, मैंने डायग्राम मैंने यही रखा हुआ है, ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है चित्र में कोण ए 110 अंश तथा कोण ए 110 अंश तथा कोण डी 105 अंश है, 105 अंश है। तो कोण सी ज्ञात करो और कोण बी इज इक्वल टू कितना होगा। तो बहुत आसान सा सवाल है प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों। कोण ए हमें दे रखा है 110 अंश, यानी कि ये दे रखा है 110 अंश, और कोण डी दे रखा है 105, यानी ये दे रखा है 105 अंश। हमसे कोण बी पूछा गया है और कोण हमसे सी पूछा गया है। कई बार हमें ऐसे भी दे सकते हैं, बोले कोण बी ए डी, तो यहाँ पर कोण ए ना लिखकर कोण बी ए डी लिख सकते थे, या कोण डी ए बी भी इसको लिख सकते थे। ऐसे ही हम बात करेंगे डी की, तो कोण ए डी सी भी इसको कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कोण ए डी सी भी, आप ऐसे करके इसको बोल सकते हैं। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर। ऐसे कोण सी पूछा है, यानी कि हमसे पूछा है बी सी और डी, या डी सी बी भी हम कह सकते हैं। तो देखो ये कोण पता है, ये निकाल सकते हैं। तो देखो कोण सी और प्लस कोण ए का योगफल कितना होगा? 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है प्यारे महारथियों। तो कोण सी आसानी से निकाल सकते हो। कोण ए हमें दे रखा है कितना? 110 अंश, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा कोण सी बराबर 180 अंश और माइनस 110 अंश, यानी कि 70 अंश। तो ये कोण सी होगा। इसमें किसी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसका और इसका योगफल 180 अंश होगा, कोई डाउट नहीं। 110 ये है तो ये 70 हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे साथियों कोण बी और डी का योगफल कितना होगा? कोण बी और प्लस कोण डी, इसका भी योगफल 180 अंश होगा। तो कोण बी हमें निकालना है और कोण डी कितना है? 105 अंश, 105 अंश। तो प्यारे साथियों कोण बी यहाँ से निकल आएगा 180 अंश माइनस 105 अंश, कितना? 75 डिग्री। 75 डिग्री। बताओ सबको समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं, बेहद आसान सा सवाल है। 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एक और प्रश्न देखेंगे, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, बढ़िया सवाल लेते हैं, एक आया हुआ प्रश्न लेते हैं।
इसमें कुछ विशेष समझाने के लिए वैसे नहीं है। चलिए एक आया हुआ प्रश्न लेते हैं आपके एग्जाम का, आप अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, एक आया हुआ प्रश्न लेते हैं आपके एग्जाम का, कोई बढ़िया सा प्रश्न लेते हैं। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न आपका बीटीसी 2017 में पूछा हुआ सवाल है, मैं प्रश्न लिख रहा हूं। ये प्रश्न समझ जाओगे तो बाकी प्रश्न आप अपने आप से करने लग जाओगे। ठीक है, क्या लिखा है? निम्न चित्र में, आप प्रश्न नोट कर सकते हैं जल्दी जल्दी से, फटाफट से। निम्न चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। विकर्ण AC एंड BD खींचे गए हैं। यदि त्रिभुज या कोण ACB बराबर 52 अंश, ACB बराबर 52 अंश तथा कोण BAC बराबर 48 अंश, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, चित्र बना हुआ है, देखो बहुत आसान सा सवाल है। चित्र बना हुआ है, सबको दिख रहा है? हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा जरा इंक डाल लेता हूं, तभी चित्र थोड़ा सा और क्लियर होगा। एक सेकंड रुकिएगा प्यारे साथियों, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए प्यारे साथियों, है आसान सवाल, और इस तरह के सवाल आसान होते हैं। बस एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि भाई चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये बात पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। तो चित्र बना लेते हैं फटाफट से हम लोग। ये आपका कोई सर्किल है और इसमें ये आपका इस तरह से चित्र बना है। ये A है, ये B है, और ये C है, ये D है, ये आपका इस तरह से, ये आपका इस तरह से, ये आपका 48 डिग्री है और ये आपका 52 डिग्री है। ठीक है, ये चित्र बना हुआ है। अब मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान सवाल है और बढ़िया सवाल है। देखो, दिए गए चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। तो देखो ये ABC और D चतुर्भुज चक्रीय है, क्योंकि इसका ये कोना, इसका ये कोना, चारों कोने वृत्त की पलटी पर हैं। AC और BD विकर्ण है, ये BD और ये AC विकर्ण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोण ACB ACB ये 52 अंश, और BAC ये 48 अंश है। तो ADC पूछा है बच्चों, ADC यानी ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण पूछा है हमसे कंप्लीट। तो ये कोण निकालने के लिए आपको पता है कि भाई चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये कोण निकालने के लिए पहले हमें ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। ये कोण कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। ये कोण कैसे निकाल सकते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लूँ तो समझ में आसानी से आ जाएगा। ये कोण निकालने के लिए देखो, ये देखो ध्यान से, ये क्या है आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, त्रिभुज है। वैसे तो इसको मुंह ज़बानी कर सकते हैं, ये त्रिभुज है। देखो अभी पहले मुंह ज़बानी करते हैं, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये 52 अंश है, ये 48 अंश है। अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें
तो आपको पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कि अगर ये 48, ये 52, 48 2 50 और 50 100, इन दोनों का योगफल 100 हो गया, तो बेहद आसान सी बात, ये कितना होगा 80 होगा। ये कितना होगा 80, क्योंकि भाई त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 52 और 48 कितना 100, तो 100 और 80, ये 80 हो गया। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा 100 होगा, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100 अंश। आसान सवाल हो गया, मुंह जबानी कर सकते हो। लेकिन इसको सॉल्व करते हैं प्यारे साथी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें त्रिभुज में देखो तो क्या होगा 48 अंश प्लस 52 अंश और प्लस इसको मैं x मान लूँ, ठीक है, x अंश बराबर किसके होगा 180 अंश के। तो 52 और 48 100 अंश और प्लस x बराबर 180 अंश। तो प्यारे महारथियों 180 अंश माइनस कितना 100 अंश, तो x बराबर यहाँ से हो गया 80 अंश। यानी कि ये कोण कौन सा है, ये कोण है ए बी सी। ये कितना है 180 अंश। अब प्रॉपर्टी प्यारे साथियों, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। यानी हमने ADC निकालना है, ADC। तो कोण ADC देखो ध्यान से समझ लेना, आसान सवाल है। कोण ADC प्लस सामने कोण कितना हो रहा है, यानी कोण हम ऐसे बोल सकते हैं कोण ABC बराबर कितना होगा 180 अंश। ADC मतलब ये वाला, ABC मतलब ये वाला, और ABC कितना निकाला है हमने, अभी निकाला है। तो कोण ADC तो निकालना है, ABC हमने अभी निकाला कितना 80 अंश और बराबर किसके 180 अंश के। तो प्यारे महारथियों कोण ADC बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 80 अंश। कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा 100 अंश, और यही ही हमसे पूछा गया था। तो लिखने में देखो हमें स्टेप बाय स्टेप जब लिखते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन सवाल बेहद आसान है। आई होप आप इस सवाल को समझ पा रहे होंगे। आसान सा सवाल है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, आपको और अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक, एक और सवाल लेने का प्रयास करते हैं, बेहद आसान सा सवाल। हाँ चलो एक और सवाल लेते हैं। बस इसमें एक पॉइंट पता है तो सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे, ऐसा कुछ इसमें विशेष नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए एक छोटा सवाल जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। ये BTC आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों, क्वेश्चन आपका ये BTC 2018 में पूछा हुआ सवाल है। मैं इसका चित्र बना रहा हूं और लैंग्वेज आप ध्यान से सुन लेना। ये कोई इस तरह से, ये कोई व्यास है, ये क्या है A और B, ये व्यास है, ये O है और ये C है और ये D है। ये आपका 140 अंश है, ये ऐसे करके है, ठीक है। इसमें O आपका केंद्र है, AB व्यास है और A ये टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये ABCD ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। कोण ADC ये दे रखा है 140 अंश। BAC कोण BAC इसमें पूछा गया है, कोण BAC इसमें पूछा गया है। तो फटाफट इसको आसानी से समझ लेते हैं। BAC देखो हमसे पूछा गया है BAC, हमसे ये वाला कोण पूछा गया है, हमसे ये वाला कोण पूछा गया। तो देखो घबराइए नहीं, मैं इसमें एक नया कंसेप्ट और लगेगा, ध्यान से समझ लो। क्या ये कोण निकाल सकते हैं, ये 140 ये कितना होगा, तो कोण ABC कितना हो जाएगा,
कोण ABC कैसे निकालोगे? 180 में से 140 घटा दोगे तो 40 अंश आ जाएगा, यानी ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 40, क्योंकि भाई इसका और इसका योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा, तो ये 140 तो ये 40 बच गया, यानी ABC कितना हो गया? 40 अंश। अब देखो ये कोण निकालना है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या है? हमारा व्यास है। ये क्या है? व्यास। व्यास का मतलब वृत्त के दो भाग कर रहा है, नीचे अर्धवृत्त और ऊपर अर्धवृत्त। तो एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है या 90 अंश होता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कोण C है, या हम बोल सकते हैं कोण ACB, ये कितना होगा? 90 अंश। इसलिए ACB ये कितना हो जाएगा आपका? 90 अंश हो जाएगा। अब ये निकालना, ये तो निकल ही जाएगा फिर आराम से। कैसे करके? त्रिभुज ABC में देख लो, त्रिभुज ABC में देख लो। तो त्रिभुज ABC में कहता है भाई, इसको चाहे x बोल दो, क्या होगा? x अंश प्लस 40 अंश और प्लस 90 अंश, ये किसके बराबर होगा? 180 अंश के। तो x प्लस 130 अंश बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश, x बराबर कितना हुआ? 50 अंश। ये हमसे पूछा गया था, तो आसानी से आप बोल सकते हो कोण BAC बराबर कितना? 50 अंश। बताओ, सवाल सबको समझ में आ गया? अब इसमें हुआ क्या? एक्चुअल में इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है उसको लगवा लिया, साथ ही साथ इनने कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व करवा लिया। तो इतना परेशान नहीं होना, आपको बस इतना समझ लेना है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 140 प्लस 40 ये हो गया। अब हमसे एक्चुअल में ये पूछा गया था, अगर ये पूछा गया तो हमारा आंसर 40 हो जाता, लेकिन ये पूछा है तो त्रिभुज ये देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। जब भी अर्धवृत्त में बना कोण होता है तो समकोण होता है, ये समकोण हो गया, यानी 90 अंश का हो गया। ये 40 अंश हमने निकाल लिया, 9 4 13 130 ही हो गया, और ये प्लस 50 आ जाएगा हमारा आंसर। कैसे करके? भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो x प्लस 40 प्लस 90 बराबर 180 अंश, तो x बराबर 50 अंश, और x है क्या? कोण CAB या BAC इसको बोल सकते हैं। तो ये सवाल समझ में आया है? तो प्यारे साथियों, एक सवाल का आपको जवाब कमेंट में बताना है। एक सवाल है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है? बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूँ। ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपका होमवर्क में सवाल है, ठीक है? ये आपका होमवर्क में सवाल है, आसान सा सवाल है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ 102 अंश, कोण यहाँ पर कोण BAC BAD, कोण BAD दे रखा है 102 अंश, ठीक है? तो कोण आपको बताना है, कोण BCD का जवाब देना है। सभी साथी इसको कमेंट में अपना जवाब देंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह की और भी वीडियोज़ आप तक मिलती रहेंगी। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है किसी भी बोर्ड या फिर आप JEE नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फिलो ऐप, जहां पे आपको 24/7 कंसिस्टेंसी मिलेगी और आप इसे 3 ईजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपना फ़ोन नंबर डालते हुए, ठीक है? फ़ोन नंबर डाल करके आप साइन अप कर लेंगे। ये 1 टाइम स्टेप है ये। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को अपलोड करना है, या तो आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं, उसके 60 सेकंड के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट टीचर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220।
तो दोस्तों अगर आप इस ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ATS 001 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा।